हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय हम इसमें देखेंगे। विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड में अर्थशास्त्र विषय में कोटा विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित सिलेबस का यह फर्स्ट पेपर है। यानी बीए सेकंड ईयर में अर्थशास्त्र में फर्स्ट पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय देखेंगे। हम इसके बारे में बहुत शॉर्ट में अध्ययन करेंगे। हालांकि आपने बीए प्रथम वर्ष अर्थशास्त्र के फर्स्ट पेपर कंसेप्ट्स एंड मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, जो आपका फर्स्ट पेपर था इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड मेथड, उसमें आपने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा ही है। फिर भी इसको रिवाइज करने के हिसाब से हम आज इसको इस वीडियो लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, अर्थशास्त्र में जो आर्थिक विश्लेषण है उसकी दो प्रमुख शाखाएं हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। विद्यार्थियों, माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, इन शब्दों का सबसे पहले प्रयोग 1933 में रैगनर फ्रिश ने किया था। और जहाँ तक व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जैसे परिवार है, उपभोक्ता है, या एक फर्म है, या एक उद्योग है, उनके आर्थिक व्यवहार का, इकोनॉमिक बिहेवियर का अध्ययन करते हैं। माइक्रो जो शब्द है वह ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है लघु, छोटा। और मैक्रो का मतलब होता है विशाल, यानी लार्ज। तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में जैसे कि प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसको परिभाषित करते हुए कहा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों और विशिष्ट वस्तुओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम जनरली इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करते हैं कि एक उपभोक्ता है, उसके लिए वस्तु की कीमत दी हुई है, उसकी आमदनी दी हुई है, तो वह अधिकतम संतोष कैसे प्राप्त करेगा। एक जो फर्म है वह दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी, या एक उद्योग में वस्तु की कीमत किस प्रकार निर्धारित होगी, या उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम है उसकी मजदूरी किस प्रकार निर्धारित होगी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम जो इकोनॉमिक यूनिट है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट है, उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र वास्तव में अर्थव्यवस्था का सूक्ष्मतम अध्ययन है, यानी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है। जैसे हम माइक्रोस्कोप से किसी सेल को हम देखते हैं, उसी प्रकार अर्थव्यवस्था की विभिन्न जो इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, जो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, जैसे
परिवार है, फर्म है, हजारों श्रमिक हैं, साधनों के विक्रेता हैं, किस प्रकार अपनी आर्थिक क्रियाएं करते हैं, किस प्रकार वो संतुलन को प्राप्त करते हैं, हम उसका अध्ययन करते हैं। यानी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है हम उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा अर्थव्यवस्था को देखने के समान है माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, ताकि हम ये जान सकें कि व्यक्तिगत जो वस्तुएं हैं उनकी मार्केट में किस प्रकार कीमत निर्धारित होती है, उत्पादक और उपभोक्ता किस प्रकार व्यवहार करते हैं। विद्यार्थियों, एक बात और कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को कीमत सिद्धांत, प्राइस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत निर्धारण से संबंधित है और इसमें जो इकोनॉमिक यूनिट है, आर्थिक इकाई है, उसका व्यवहार कीमत से निर्धारित होता है। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में यह देखते हैं कि किसी विशेष वस्तु, चाहे वह चावल है, चीनी है, वस्त्र है या कार है, या उत्पादन का साधन श्रमिक है या पूंजी है, उस पर उनका प्रतिफल या उनकी कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है और कितनी कुशलता के साथ जो संसाधन हैं वह आवंटित किए जाते हैं विभिन्न उपयोगों में। ये हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इसलिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम कीमत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। विद्यार्थियों, आगे आप यह डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं। हालांकि इस चित्र को आपने आय के चक्रीय प्रवाह का जब आपने अध्ययन किया होगा उसमें भी आपने इस डायग्राम को देखा होगा, लेकिन हम इसके माध्यम से यह बता सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किस प्रकार प्रोडक्ट मार्केट और फैक्टर मार्केट, वस्तु बाजार और साधन बाजार में जो इंटरेक्शन है, जो क्रियाशीलता है वह होता है। किस प्रकार हम इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं, चूँकि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम प्राइस थ्योरी बोलते हैं, तो इस प्राइस थ्योरी में हम गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो का अध्ययन करते हैं जो कि बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड की तरफ होता है। यानी जो प्रोडक्ट मार्केट है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं तीर के निशान से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो कंज्यूमर्स हैं वह वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, उपभोक्ता हैं, अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं, इसलिए वो उपभोग पर व्यय करते हैं। और इसके कारण वस्तुओं और सेवाओं की जब मांग होती है तो फर्म उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने पर उस वस्तु की लागत आती है और उस वस्तुओं और सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए जो फर्म्स हैं वे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की मांग करते हैं और फैक्टर मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं या जो हाउस होल्ड्स हैं वे प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को फर्म्स को सप्लाई करते हैं और फर्म्स उसके बदले में जो कंज्यूमर्स हैं या जो हाउस होल्ड्स हैं उनको फर्म्स की तरफ से रिवेन्यू मिलता है, यानी फर्म्स की तरफ से इनकम प्राप्त होती है। और जो फर्म्स का एक्सपेंडिचर है वह कंज्यूमर्स का जो इनकम है, हाउस होल्ड्स की इनकम है, और जो कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर है वह जो फर्म है उसका रेवेन्यू है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि किस प्रकार हम यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसका फ्लो
बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड की ओर हो रहा है। और इस फ्लो में हम जो अध्ययन करते हैं कि इस फ्लो के कंपोजिशन का अध्ययन करते हैं, और हम इसमें ये अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें निर्धारित होती हैं प्रोडक्ट मार्केट में, और फैक्टर मार्केट में हम ये देखते हैं कि किस प्रकार उत्पादन के साधनों की, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जो कीमत है वह निर्धारित होती है। तो इसलिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत कहते हैं। विद्यार्थियों, एक बात और कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पूर्व कल्पना कर लेते हैं कि साधनों की मात्रा निश्चित है, इसलिए हमारी जो यहाँ मुख्य समस्या है वह साधनों के विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में आवंटन की होती है। यानी साधनों के आवंटन से यह निश्चित होगा कि किन प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा और किस प्रकार उत्पादन किया जाएगा। तो इसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। विद्यार्थियों, यदि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की बात करें कि इसमें हम किस किस का अध्ययन करते हैं, तो जैसा कि हम डायग्राम में भी देख रहे थे कि हम इसमें वस्तु मूल्य का निर्धारण करते हैं, और वस्तु मूल्य निर्धारण के सिद्धांत के अंतर्गत मांग का सिद्धांत शामिल है और उत्पादन एवं लागत का सिद्धांत है। उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुओं की मांग की जाती है और फर्म के द्वारा, उद्योग के द्वारा वस्तु की सप्लाई की जाती है। और उत्पादन प्रक्रिया में वस्तुओं के उत्पादन के दौरान साधनों पर व्यय करना होता है फर्म को, तो इसलिए यहाँ हम लागत के सिद्धांतों का भी अध्ययन इसमें करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो अगला भाग है वह है साधन कीमत निर्धारण, जिसमें हम लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ इनके निर्धारण की चर्चा करेंगे। और इसके अलावा हम इसमें आर्थिक कल्याण का भी अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि जो उत्पादन है वह कुशलतम ढंग से हो रहा है या नहीं, यानी अर्थव्यवस्था में कितनी दक्षता के साथ, एफिशिएंसी के साथ विभिन्न संसाधनों का जो रिसोर्सेज हैं उनका व्यक्तिगत उपभोक्ताओं में और उत्पादकों में वितरण हो रहा है, और यानी जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं हैं क्या उनका भी दक्षतापूर्वक वितरण हो रहा है। तो ये सब कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित हैं, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक कल्याण के सिद्धांत का भी अध्ययन करते हैं। तो आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें हम इन सब का आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, अब बात आती है कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन क्यों करते हैं। तो विद्यार्थियों, माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। आप चाहे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, एमकॉम है, सीए है, सब में माइक्रो इकोनॉमिक्स एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, एक ज़रूरी विषय है जिसको विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, और हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़कर ही अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को, यानी वर्किंग ऑफ इकोनॉमी को समझ सकते हैं। तो अर्थव्यवस्था के कार्यकरण को समझने के लिए ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन बहुत ज़रूरी है। और
माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो अर्थव्यवस्था की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो आधारभूत समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं किसी इकोनॉमी की, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में डिटेल में पढ़ी हैं कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा, कितनी मात्रा में किया जाएगा, उत्पादन किस प्रकार किया जाएगा, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का वितरण कैसे होगा, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन और वितरण कुशल है या नहीं, ये सब प्रश्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन आर्थिक नीतियों के लिए उपकरण प्रदान करता है, टूल प्रदान करता है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स का प्रयोग आर्थिक नीति निर्माण में भी किया जाता है और राज्य सरकार की आर्थिक नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए ये एनालिटिक टूल्स प्रदान करता है। विद्यार्थियों, इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रयोग अर्थशास्त्र की बहुत सी अप्लाइड ब्रांचेज, व्यवहारिक शाखाओं में, जैसे पब्लिक फाइनेंस है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है, हम उसमें इनका प्रयोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का, जिसकी बाद में आप डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो प्रयोग है वह इकोनॉमिक वेलफेयर की जांच करने में भी किया जाता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स की सहायता से जो व्यावसायिक उपक्रमों के जो प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, वे महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। वे उपभोक्ताओं की मांग के आधार पर, बाजार के विश्लेषण के आधार पर वह अपने उत्पादन के बारे में निर्णय लेते हैं, अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। एक बात और कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि जो इकोनॉमी है, जो संपूर्ण इकोनॉमी है, वह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का योग होती है। विद्यार्थियों, यहाँ पे मुझे एक चीज़ आपको और बतानी है कि जैसा कि मैंने कहा कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल यूनिट्स का अध्ययन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी एक सीमा तक एग्रीगेट्स का अध्ययन करते हैं। हालांकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित होती है। लेकिन यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हम योग या एग्रीगेट्स का कंसेप्ट या काम में लेते हैं। जैसे कि हम देखेंगे कि जो मार्केट डिमांड है वो उस किसी वस्तु की जो मार्केट डिमांड है, बाजार मांग है, वह उस वस्तु का उपभोग करने वाले समस्त उपभोक्ताओं की मांग का योग होती है। यानी व्यक्तिगत मांग वक्रों को मिलाकर मार्केट डिमांड कर्व हम निकालते हैं। इसी प्रकार एक उद्योग में बहुत सारी फर्म होती है, एक उद्योग भी फर्मों का समूह होता है। तो जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में समूह की चर्चा करते हैं या जिस लघु इकाई की, छोटी इकाई की चर्चा हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, वह भी कुछ इकाइयों का योग हो सकती है, लेकिन ये योग संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंध नहीं रखते और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र को समझने के लिए भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। विद्यार्थियों, इतना महत्व होने के बावजूद भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं हैं जिनके कारण हमें समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जाना पड़ता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार और अबंध नीति की मान्यता ली जाती है, जबकि वास्तव में पूर्ण रोजगार की स्थिति व्यवहारिक नहीं है और वर्तमान में स्वतंत्र अर्थव्यवस्थाओं की जगह आर्थिक जीवन में सरकार का हस्तक्षेप भी
बढ़ गया है और सरकार आर्थिक नीतियों को निर्धारित करती है, इकोनॉमिक यूनिट्स को रेगुलेट करती है। और दूसरी बात ये कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं किया जाता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित जो समस्याएं हैं, होल इकोनॉमी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जैसे चाहे वह मुद्रास्फीति की समस्या हो, आर्थिक विकास की समस्या हो, इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको परिचय कराया। मैं समझती हूँ आपने, हालांकि यह फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है ये टॉपिक, लेकिन हम चूँकि सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के रूप में आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के विभिन्न जो टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करेंगे, तो इसलिए इधर इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको जानकारी को पुनः रिवाइज करना बहुत ज़रूरी था। अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने एम.एल. झिंगन की उच्च आर्थिक सिद्धांत और एच.एल. आहूजा उच्चतर आर्थिक सिद्धांत का इसमें मैंने प्रयोग किया है। और अगले वीडियो लेक्चर में हम यूटिलिटी एनालिसिस प्रारंभ करेंगे। थैंक यू।